नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे हम जो लास्ट टॉपिक वेजिटेशन वाला जो स्टार्ट किया था उसके आगे का पार्ट। तो लास्ट टॉपिक में हमने इस टॉपिक को कुछ पॉइंट्स के अंदर कवर किया था, जिसमें अपना स्टार्टिंग वाला जो पार्ट था फॉरेस्ट पॉलिसी को लेके अर्थात वन नीतियों को लेके स्टार्ट किया था, जिसमें वन नीतियां जो नेशनल लेवल पे अपन ने 3 पढ़ी थी 1894, 1952 एंड 1988, और स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी के रूप में हमने किया था 18 फेब 2010 को। अभी तक राजस्थान की स्टेट लेवल पे एक ही फॉरेस्ट पॉलिसी जारी हुई है, जिसके लिए फॉरेस्ट्री एरिया जो टारगेट किया गया है 20%, जबकि 1988 और 1952 जिसमें फॉरेस्ट्री एरिया 3 तरीके से डिवाइड है। एक तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 33% पार्ट, माउंटेन एरिया पे 60% और जो अपना प्लेन एरिया है उसके 20% पार्ट पे। इसके बाद में सेकेंड पार्ट इसमें हमने स्टार्ट किया था फॉरेस्ट सेंसस अर्थात वन गणना। जिसमें लेटेस्ट वन गणना 16th वाली जिसकी रिपोर्ट 2019 में आई है, उसके अकॉर्डिंग राजस्थान के अंदर जो फॉरेस्ट्री एरिया है 7.22%, जिसमें 2 तरीके के फॉरेस्ट शामिल होते हैं। एक तो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया और एक ट्री कवर्ड एरिया, जिसमें फॉरेस्ट कवर्ड एरिया अधिक होता है और ट्री कवर्ड एरिया कम होता है। इसके बाद में राजस्थान में जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट हैं अर्थात जो सेंचुरीज के रूप में है, जो अभ्यारण्यों के रूप में अर्थात जो नेशनल पार्क और जो बायोडाइवर्सिटी एरियाज हैं, उन सब को मिला के राजस्थान के रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट हैं, तो ये तो है आपकी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, और जो हमारे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट 9.57% के आसपास। इसके बाद में चैप्टर का थर्ड पार्ट था अपना फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, वनों का वर्गीकरण। फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन या वनों के वर्गीकरण में 2 तरीके के फॉरेस्ट आते हैं। इसमें एक तो रहता है अपना लीगल क्लासिफिकेशन अर्थात कानूनी या वैधानिक वर्गीकरण, दूसरा होता है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन अर्थात भौगोलिक वर्गीकरण। जो लास्ट क्लास में अपन ने कंप्लीट किया था, ज्योग्राफिकल वाले फॉरेस्ट हैं उनको 5 पार्ट्स में और लीगल फॉरेस्ट हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके, जिसमें लीगल फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा थे अपने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लगभग 56% के आसपास, जबकि ज्योग्राफिकल फॉरेस्ट हैं उनमें सबसे ज्यादा थे धोक फॉरेस्ट अर्थात धोकड़ा वन, और दूसरे थे ड्राई डेसिडुअस अर्थात शुष्क मानसूनी वन। यहां तक अपना पार्ट लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था। अब स्टार्ट करेंगे जो इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट्री, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्री और फॉरेस्ट और कुछ इंपॉर्टेंट ग्रासेज हैं, प्रमुख घास हैं, उनको कवर करते हुए चलेंगे अपन। तो जो मेजर वेजिटेशन या प्रमुख जो वनस्पति है उसमें सबसे पहले लेते हैं अपन खेजड़ी। खेजड़ी जो सामान्यतः पश्चिमी राजस्थान की ओर अधिक पाई जाती है। इस वृक्ष का महत्व अपने आप में एक अलग तरीके से हम ले सकते हैं, क्योंकि ये एक तो एरिड डेजर्ट यानी जो शुष्क मरुस्थल है उस क्षेत्र में भी अपने को मिल सकता है, और राजस्थान के अंदर इसे स्टेट ट्री अर्थात राज्य वृक्ष के रूप में दर्जा मिला हुआ है 1983 से। एक तो इसका साइंटिफिक नेम जो आपको याद रखना है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया के नाम से इसको जाना जाता है। इसके कुछ अदर नेम्स हैं, जिसमें एक तो इसे स्टेट ट्री अर्थात राज्य वृक्ष के नाम से 1983 में ये इसको दर्जा दिया गया। इसके अलावा इसे राज्य का गौरव अर्थात प्राइड ऑफ स्टेट के रूप में भी इसको जाना जाता है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के उस एरिया में जहां सामान्यतः वर्षा बहुत कम है, उस क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी ये जो फॉरेस्ट या यूं कह सकते हैं जो ट्री है ये डेवलप हो सकता है या उस साइड में ग्रो कर सकता है। उसके बाद में इसको शास्त्रों के अंदर यानी जो इसका एक धार्मिक महत्व के रूप में इसको समी वृक्ष की संज्ञा दी जाती है, तो इसे समी वृक्ष या समी ट्री, इसे कल्प वृक्ष ऑफ स्टेट राज्य का इसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। और हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर मारवाड़ी के अंदर इस वृक्ष के लिए एक शब्द यूज होता है, इसे जांटी भी कहा जाता है। तो इसका जो लोकल नेम है, लोकल लैंग्वेज में इसको जांटी के नाम से भी अपन प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं।
अपने कल्चर या जो धर्म में आने वाले जो प्रमुख त्योहार है उसमें एक आता है विजयादशमी। विजयादशमी को इस वृक्ष की पूजा की जाती है। तो खेजड़ी इज वर्शिप्ड ऑन द ओकेजन ऑफ दशहरा या विजयादशमी। तो दशहरे को या विजयादशमी को खेजड़ी की पूजा की जाती है। और राजस्थान के अंदर जो लोक देवता हैं जिसमें गोगाजी के जो थान होते हैं या उनके जो मंदिर होते हैं या उनके जो स्थान होते हैं वो मुख्यतः इसी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। तो खेजड़ी का महत्व आपको पता होना चाहिए। एक तो इसका वैज्ञानिक नाम और एक जो शब्द इसमें से, जैसे राज्य वृक्ष, यहाँ से क्वेश्चन निकाल के पूछा जा सकता है। इसको प्राइड ऑफ स्टेट, राज्य के गौरव के रूप में इसको दर्जा मिला हुआ है। राज्य के कल्प वृक्ष और समी वृक्ष के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ये कुछ एक उपनाम है जो इसको आपको याद रखने हैं। और जब एग्जाम में आता है जनरली RS मेंस के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, जैसे खेजड़ी और रोहिड़ा, क्योंकि इन वृक्षों को विशेष दर्जे प्राप्त है। नेक्स्ट आता है रोहिड़ा, जिसका साइंटिफिक नेम है टिकोमेला अंडुलेटा। तो टिकोमेला अंडुलेटा के नाम से इसको जाना जाता है साइंटिफिक नेम में। और यह भी मुख्यतः राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। इसे फ्लावर्स ऑफ स्टेट कहा जाता है, राज्य का पुष्प कहा जाता है। फ्लावर्स ऑफ स्टेट के नाम से, यानी इस साइड से इसको देखना है, राज्य पुष्प के नाम से। इसके सेफ्रन कलर के यानी हल्के नारंगी कलर के जो पुष्प आते हैं उन्हें राज्य पुष्प का दर्जा दिया हुआ है। जैसे अपने इंडिया में कमल के फूल अर्थात लोटस को अपना नेशनल फ्लोर बनाया हुआ है, उसी तरीके से हमारा स्टेट फ्लोर या राज्य पुष्प है, स्टेट फ्लोर के रूप में इसको माना जाता है रोहिड़े के पुष्प को। इसे टीक ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है या टीक ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में इसकी लकड़ी का उपयोग है वो सामान्यतः फर्नीचर में किया जाता है, जैसे कि सागवान की लकड़ियों का उपयोग फर्नीचर में होता है। इस कारण इसे टीक ऑफ राजस्थान या डेजर्ट टीक के नाम से इसको जाना जाता है, राजस्थान का सागवान या मरुस्थल के सागवान के रूप में। फिर नेक्स्ट आता है महुआ वृक्ष। महुआ वृक्ष ये मुख्यतः राजस्थान के सदर्न पार्ट डूंगरपुर की ओर अधिक पाए जाते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जिसमें मेनली एरिया आता है डूंगरपुर। इसका एक तो साइंटिफिक नेम जिसका नाम है मधुका लोंगोफिलिया। मधुका लोंगोफिलिया इस वृक्ष की जो सामान्यतः फूल होते हैं उन फूलों को शराब बनाने में अर्थात लिकर प्रोडक्शन में काम में लिया जाता है। और ये राजस्थान में डूंगरपुर वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जिसको आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, अर्थात कल्प ट्री ऑफ ट्राइब्स। तो कल्प वृक्ष एक तो नाम दिया जाता है अपने खेजड़ी को जो कि राजस्थान का कल्प वृक्ष है, और एक महुआ को जो कि आदिवासियों का कल्प वृक्ष है। महुआ फ्लोर्स इज यूज्ड इन मेकिंग लिकर। महुआ के जो फूल होते हैं वो सामान्यतः शराब बनाने में काम में लिए जाते हैं। और प्रतापगढ़ की ओर एक प्रमुख जीव होता है जिसको हम कहते हैं उड़न गिलहरी, अर्थात जो फ्लाइंग स्क्वेरल होती है, उस फ्लाइंग स्क्वेरल अपना जो निवास स्थान है वो महुआ के वृक्ष को ही बनाती है, अर्थात महुआ के वृक्ष पर उड़न गिलहरी पाई जाती है। इस पॉइंट्स को भी आप याद रखिएगा। तो अभी तक अपन ने जो इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट किए हैं इसमें एक तो अरावली के पश्चिम की ओर हैं दो वृक्ष, जो कि एक तो है खेजड़ी के नाम से और एक राज्य पुष्प अर्थात स्टेट फ्लोर के रूप में रोहिड़ा। इन दोनों का आंसर होता है राजस्थान में मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान। ये पश्चिमी राजस्थान या जोधपुर संभाग के आसपास अधिक मिलते हैं, जबकि उसके बाद में जो मैंने आपको बताया महुआ वृक्ष ये दक्षिणी राजस्थान में मुख्यतः डूंगरपुर की ओर अधिक पाए जाते हैं। और इसका जो उपयोग है एक तो लिकर मेकिंग अर्थात शराब निर्माण में, और एक मुख्यतः जो फ्लाइंग स्क्वेरल अर्थात उड़न गिलहरी है वो इसी वृक्ष पे रहती है, महुआ वृक्षों पर। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट पलास या डाक वृक्ष, या इसको खाखरा भी नाम दिया जाता है। ये जो वृक्ष है इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसको जनरली इस नाम से एग्जाम में पूछा जाता है। और इस वृक्ष के जो पत्ते या फूल जो होते हैं उनका सामान्यतः कलर थोड़ा रेडिश कलर होने के कारण
धूप में अचानक चमकने के कारण उसको कहा जाता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, अर्थात इसको जंगल की ज्वाला के रूप में भी हम जानते हैं। तो इस वृक्ष का एक नाम आता है, इट इज नोन एज द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, अर्थात इसे जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। और ये वृक्ष हैं राजसमंद के आसपास अधिक देखने को मिलते हैं। तो डाकिया प्लास क्या है, ब्यूटियो मोनोस्पर्मा इसका साइंटिफिक नेम है, और ये राजसमंद की ओर अधिक पाया जाता है, जिसको जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। इसके जो पुष्प वगैरह होते हैं उनको पीस के कलर मेकिंग, अर्थात जो नेचुरल कलर होते हैं वो बनाए जाते हैं, प्राकृतिक रंगों को बनाने में इसका उपयोग होता है। तो इसका जो उपयोग है या यूज है, रंग बनाने में काम में लिया जाता है। ये कलर मेकिंग में या रंग बनाने में उपयोगी हैं। नेक्स्ट है टीक या सागवान। तो टीक और सागवान क्या है? तो सागवान वैसे तो एक ट्री होता है, पेड़ होता है, जो सामान्यतः इंडिया में मैक्सिमम एमपी में पाए जाते हैं, और अपने एमपी के टच वाले एरिया में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, इन वाले क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। लेकिन राजस्थान में अगर किसी इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट में ये पूछा जाए तो इसका आंसर होता है बांसवाड़ा। टीक फॉरेस्ट मैक्सिमम फाउंड इन बांसवाड़ा, टीक वृक्ष सर्वाधिक बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। उसके बाद में यूजफुल इन फर्नीचर वुड, ये सामान्यतः जो फर्नीचर की लकड़ी होती हैं उनके निर्माण में इस पेड़ को काम में, या इस पेड़ की लकड़ियों को काम में लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट डिकिलपटेरा आबुएंसिस, जो मैंने आपको राजस्थान के जो सब ट्रॉपिकल अर्थात उपोष्ण कटिबंध एवरग्रीन फॉरेस्ट अर्थात उपोष्ण सदाबहार वाले जो वन थे उसमें माउंट आबू की ओर एक एग्जाम्पल बताया था, जो एक मेडिसिन प्लांट भी है, डिकिलपटेरा आबुएंसिस। इसको जनरली लोकल में अपन अंबरतरी भी बोलते हैं। अंबरतरी। तो डिकिलपटेरा आबुएंसिस राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो ये माउंट आबू की ओर पाया जाता है, और इसका जो यूज है ये सामान्यतः मेडिसिन प्लांट के रूप में होता है। तो दिस इज ए मेडिकल प्लांट या मेडिसिन प्लांट विच इज फाउंड ओनली इन माउंट आबू इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है खेर। जो खेर वृक्ष होता है इसका राजस्थान में कत्था बनाने में इसको काम में लिया जाता है, और इस प्रकार का जो वृक्ष है मुख्यतः मेवाड़ की ओर अधिक पाया जाता है, उदयपुर और चित्तौड़ वाले पार्ट की ओर। तो मैक्सिमम एक तो उदयपुर वाला पार्ट है और एक इसमें आता है चित्तौड़गढ़ वाला पार्ट। इन उदयपुर एंड चित्तौड़गढ़ काथोरी ट्राइब प्रीपेयर कत्था फ्रॉम इट्स, अर्थात जो काथोड़ी जनजाति है वो इस वृक्ष की जो छाल होती है उससे कत्था बनाती है। तो कत्था फ्रॉम इट्स बाक, अर्थात इसकी जो छाल है उससे कत्था बनाती है, जो जाती है जनरली कथोरी जो लिखा है इसको प्रोनाउंसिएशन अपन ये करते हैं कथोड़ी, कथोड़ी जाति। कत्था बनाने का जो तरीका है वो एक हांडी के अंदर या किसी बर्तन के अंदर इस वृक्ष की छाल को लेकर और इस छाल को घोलते हैं, और घोलने से एक कत्था बनता है। तो इस टेक्निक को, कत्था बनाने वाली टेक्निक को कहा जाता है हांडी पद्धति या हांडी तकनीक। तो हांडी तकनीक से इस वृक्ष से क्या तैयार किया जाता है? कत्था। और कत्था बनाने वाली जाति है वो ट्राइब्स है, वो अपने आप को क्या बोलती है? कथोड़ी। और इसमें जिस वृक्ष की छाल को काम में लिया जाता है वो छाल कौन सी होती है? वो होता है खेर ट्री या खेर वृक्ष, जो कि अभी आपको बताया है। तो सामान्यतः हांडी तकनीक से कत्था बनाने का कार्य कौन सी जाति? कथोड़ी। और किस एरिया में किया जाता है? तो मेन मेवाड़ जो क्षेत्र है अर्थात उदयपुर और चित्तौड़ वाले पार्ट में। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मलबरी सहतूत। जो सहतूत होता है उस पे सामान्यतः रेशम के कीट पाले जाते हैं, और उस खेती को कहा जाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जिससे अपने को रेशम प्राप्त होता है। तो मुख्यतः रेशम की कृषि को सेरीकल्चर कहा जाता है, और राजस्थान में इसका उत्पादन सर्वाधिक है, उदयपुर की ओर होता है सहतूत का। उसके बाद में नेक्स्ट तेंदू, जिसका सामान्यतः उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। इसके पत्तों के द्वारा बीड़ी बनाई जाती है। इसके पत्तों को एक विशेष नाम दिया जाता है
और वो नाम आता है अपने टीमरू के नाम से, जो इंडिकेट आगे की ओर। तो तेंदुपत्ता अधिकतम प्रतापगढ़ और हाड़ौती वाले क्षेत्र में पाया जाता है। प्रतापगढ़, चित्तौड़, कोटा, झालावाड़, इन क्षेत्रों में यह वृक्ष अधिक देखने को मिलता है। हालांकि इस वृक्ष को कोई व्यक्ति अपने घर में नहीं लगा सकता 1974 के बाद, क्योंकि एक नेशनलाइज्ड ट्री है, एक राष्ट्रीयकरण किया हुआ पेड़ है। तो इट्स लीव्स आर यूज्ड इन मेकिंग बीड़ी, इट्स लीव्स आर कॉल्ड एज टीमरू, इसके पत्तियों को टीमरू कहा जाता है। तो ये इसमें याद रखना, टीमरू, और एक बीड़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि बीड़ी बनाने में मुख्यतः किस वृक्ष के पत्तों को काम में लिया जाता है, तेंदु पत्ते को। तो टीमरू ट्री या तेंदुपत्ता ट्री वाज नेशनलाइज्ड इन 1974। 1974 से इस पेड़ का राष्ट्रीयकरण किया गया है। फिर आता है जामुन। जामुन सामान्यतः माउंट आबू, सिरोही, अजमेर वाले पार्ट में ये अधिक पाया जाता है, और इसका जो उपयोग है सामान्यतः जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके लिए इसको यूजफुल माना जाता है। तो इसमें कर सकते हैं यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज या यूजफुल फॉर डायबिटीज पेशेंट्स, डायबिटीज के रोगियों के लिए ये उपयोगी है। इसके बाद में राजस्थान में पाई जाने वाली जो प्रमुख घास हैं, जो कि राजस्थान की अलग अलग डायरेक्शन में पाई जाती हैं। जैसे पूर्वी राजस्थान की ओर एक प्रमुख घास पाई जाती है जिसका नाम है खस। उत्तरी राजस्थान की ओर पाई जाने वाली प्रमुख घास है, जो कि बीकानेर के आसपास अधिक देखने को मिलती है, बुर घास। पश्चिमी राजस्थान है, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख घास है सेवण। दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा की ओर पाई जाने वाली प्रमुख घास है बांस। तो बांस है बांसवाड़ा में, बुर है बीकानेर, और खस है पूर्वी राजस्थान में। मुख्यतः जो भरतपुर वाला क्षेत्र है, भरतपुर, दौसा, करौली, टोंक, इनके आसपास ये एक ऐसी घास है जिससे फ्रेगनेंस अर्थात सुगंध आती है, जिससे इत्र बनाया जाता है और इससे शरबत बनाया जाता है। इत्र यानी परफ्यूम बनाने में, और जो शोरबा या शरबत है उसको बनाने में इसको काम में लिया जाता है। और राजस्थान के अंदर जो चूरू वाला जो पार्ट है, चूरू वाले पार्ट की ओर ताल छापर में पाई जाने वाली प्रमुख घास, जिसको नाम दिया जाता है मोचिया घास। तो ये प्रमुख घासें हैं जो राजस्थान में अलग अलग डायरेक्शन में पाई जाती हैं। एग्जाम में एक तो ज्यादा आपके खस अधिक पूछी जाती है, और एक पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर की ओर जो जलपट्टी की ओर पाई जाती है सेवण घास। इन सभी घासों में सबसे ऊंची या जो लंबी घास है वो बांस है, जिसे पहले एक वृक्ष का दर्जा भी प्राप्त था, लेकिन 2017 के बाद इसे फॉरेस्ट्री कैटेगरी से बाहर कर दिया है। वनों की श्रेणी से इसको बाहर करके वर्तमान में केवल एक ट्री और एक प्लांट, एक ग्रास के रूप में इसको दर्जा दिया है। अर्थात ट्री और प्लांट का जो दर्जा इसका था वो समाप्त हो चुका है। तो इसमें एक प्रमुख घास जो कि आपको बताइए अधिकतम बांसवाड़ा में पाई जाती है, दिस इज लॉन्गेस्ट ग्रास, इट इज नॉन एज ग्रीन गोल्ड ऑफ ट्राइब्स। तो सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होने के कारण इन घासों की लंबाई ऊंची भी होती है, और इनसे जो ट्राइब्स होती है उनको इनकम अधिक प्राप्त होती है। इस कारण इन्हें ट्राइब्स के लिए क्या बोला जाता है, जनजातियों के लिए इसको ग्रीन गोल्ड, अर्थात जनजातियों का या आदिवासियों का हरा सोना इसको कहा जाता है। इसके बाद में आता है सेवन या लिलोन घास। सेवन या लिलोन घास ये मेनली अपने जलपट्टी वाले पोर्शन के ऊपर होती है, अर्थात जो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर की ओर है, तो ये मैक्सिमम पाई जाती है जैसलमेर की ओर। और इसका जो साइंटिफिक नेम है लस्यूरस सिंडिकस। तो लस्यूरस सिंडिकस घास है, ये मेनली कौन से एरिया में है, जैसलमेर की ओर। और लॉन्गेस्ट ग्रास इन वेस्टर्न डेजर्ट या वेस्टर्न राजस्थान, ये पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी मरुस्थल की सबसे ऊंची घास है। हालांकि जनरली सबसे ऊंची घास के रूप में बांस होती है, लेकिन बांस पश्चिमी राजस्थान या डेजर्ट एरिया में नहीं होती। तो डेजर्ट एरिया में पाई जाने वाली प्रमुख घास के रूप में इट्स एरिया इन जैसलमेर इज कॉल्ड लाठी सीरीज और वाटर बेल्ट या वाटर सीरीज। तो पश्चिमी राजस्थान में इसका जो एरिया है वो जलपट्टी या लाठी सीरीज के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ एक पक्षी होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावन, जो मैंने आपको जलपट्टी के अंदर पढ़ाया था कि सामान्यतः अपनी जो जलपट्टी है उस जलपट्टी के अंदर गोडाउन पक्षी इसी घास के अंदर शरण लेता है।
अर्थात उसकी शरण स्थली के रूप में इसको माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है खस। इस खस घास को इंपोर्टेंट कर लीजिए। भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, सामान्यतः ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये इसमें मेनली होते हैं भरतपुर, टोंक। इट इज ए फ्रिग्नेंट ग्रास, अर्थात फ्रिग्नेंस ग्रास के रूप में इसको मानते हैं। विच परफ्यूम्स एंड द सिर्फ आर मेड। इसका मीनिंग इससे जो बनने वाले उत्पाद हैं वो एक तो इससे इत्र बनाए जाते हैं और दूसरा इससे शरबत बनाए जाते हैं। तो ये एक सुगंधित घास है जिससे इत्र व शरबत बनाया जाता है। नेक्स्ट है बुरग्रास, जो कि सामान्यतः राजस्थान के उत्तरी भाग अर्थात बीकानेर की ओर पाई जाती है और खस घास की तरह यह भी एक फ्रिग्नेंट ग्रास अर्थात सुगंधित घास के रूप में मानी जाती है। फिर है मोचिया घास, फाउंड इन तालछापर सेंचुरी इन चूरू डिस्ट्रिक्ट। यह मुख्यतः तालछापर सेंचुरी में चूरू में पाई जाती है, जहां कहा जाता है हिरण इस घास को बड़े चाव से खाते हैं, अर्थात हिरणों की पसंदीदा घास होती है। तालछापर सेंचुरी जो हम आगे के टॉपिक में कवर करेंगे, यह राजस्थान के जो 26 सेंचुरी हैं उसमें से एक सेंचुरी है। इसके अलावा अदर ग्रासेज या कुछ अन्य प्रमुख घास भी होती हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट घास होती है धामण, राजस्थान में बारिश के टाइम होती है भरूट, एक होती है झेरना ग्रास या झेरना घास। तो ये कुछ प्रमुख घास हैं, धामण, भरूट और झेरना घास, जो कि राजस्थान के अंदर इंपॉर्टेंट मानी जाती है। पश्चिमी राजस्थान। भरूट ऐसी है जो सामान्यतः बारिश के टाइम लगभग पूरे राजस्थान में देखने को मिलती है। फिर है गम इज प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम इन चौहटन, बाड़मेर। राजस्थान के अंदर इन घासों के बाद में एक प्रमुख उत्पाद है, जैसे गोंद, उसका उत्पादन चौहटन, बाड़मेर वाले क्षेत्र से अधिक होता है। तो राजस्थान में गोंद के उत्पादन के लिए बाड़मेर प्रसिद्ध है। तो गोंद वाला उत्पादन अगर पूछा जाए तो आंसर रहता है चौहटन, बाड़मेर। इसके बाद में अदर इंपॉर्टेंट ग्रास है जो मैंने अभी आपको बताई हैं, जिसमें धामण ग्रास, भरूट ग्रास और झेरना ग्रास, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद में इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है ए पॉइंट के रूप में एफोरेस्टेशन प्रोग्राम। राजस्थान के अंदर जो वृक्षारोपण संबंधित जो प्रमुख कार्यक्रम है वो कौन कौन से हैं। तो इन प्रमुख कार्यक्रमों में एक तो हमारे डेजर्ट एरिया के अंदर जो वानिकी या वृक्षारोपण का जो काम है वो ये 1977 और 78 से चल रहा है। इसको नाम दिया जाता है डेजर्ट एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, अर्थात मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम। तो इसका जो टाइम पीरियड है ये 1977-78, जो कि पश्चिमी राजस्थान के डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट 10 कवर करता है प्रोग्राम, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट पहले सेंट्रल गवर्नमेंट 100% दिया करता था, बाद में 90%। अब सेंट्रल गवर्नमेंट केवल इसमें फाइनेंशियल कोऑपरेशन 75% और बाकी रिमेनिंग है वो स्टेट को लगाना होता है। तो वित्तीय जो भागीदारी है या जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर और स्टेट में 75-25 के अंदर है। तो जनरली एग्जाम में आजकल ये क्वेश्चन भी पूछने लग गए हैं इसमें। हालांकि कार्यक्रम बहुत पुराना है, लेकिन डेजर्ट जो एरिया है उसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में है। उसके बाद में आता है ईयर वाइज अगर देखें हम, तो नेक्स्ट वाला अरावली एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम, जिसको स्टार्ट किया गया था 1992 में, जिसमें कवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें शामिल जो जिले हैं वो हैं 10। और इस कार्यक्रम को जापान के सहयोग से चलाया गया है, अरावली में वृक्षारोपण कार्यक्रम को। उसके बाद में है 1996 से स्टेट फॉरेस्ट्री एक्शन प्लान, अर्थात राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना। यह क्रियान्वयन योजना 1996 से स्टार्ट होके अगले 20 साल तक, अर्थात 2016 तक वृक्षारोपण का जो कार्य किया जाना था, उसी कार्यक्रम को नाम दिया गया स्टेट फॉरेस्ट्री एक्शन प्लान के नाम से, जिसको राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना के नाम से हम जानते हैं।
तो इसमें जो 3 कार्यक्रमों में एक तो हो गया अपना मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम। मरु में वृक्षारोपण 1977 और 78। इसके बाद में सामने वाला है अरावली, अरावली वृक्षारोपण। अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम। इसके बाद में जो काम आता है या जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना। अर्थात स्टेट फॉरेस्ट्री एक्शन प्लान के नाम से इनके जो टाइम पीरियड अरावली का 1992 और राज्य वानिकी क्रियान्वयन 1996 और ये 77 और 78 स्टार्टिंग वाला। राजस्थान में इसके बाद में एक प्रोग्राम आया था, राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम, राजस्थान वानिकी और जैविकता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को 2 फेजेज में चलाया गया, 2 चरणों में इसको चलाया गया और इसमें सहयोग जापान की कंपनी है जीका JICA के द्वारा इसमें सहयोग दिया गया है। तो इसमें एक तो ये याद रखिएगा कि इसमें एसेंशिया जो सहयोग या सहायता जो है ये फाइनेंशियल कोऑपरेशन किसका रहा है, तो इसमें एजेंसी है जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के नाम से जिसको जाना जाता है। और इसके जो जनरली इस कार्यक्रम के जो ऑब्जेक्ट हैं वो ऑब्जेक्ट रखे गए हैं, एक तो इनहेंसिंग फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी अर्थात वनों को और जैव विविधता को बढ़ाना, जैसे कि कार्यक्रम के नाम में ही पता लग रहा है, एक तो ये फॉरेस्ट्री के लिए और दूसरा बायोडाइवर्सिटी के लिए। और अगर फॉरेस्ट्री को बढ़ाया जाएगा तो उस एरिया में वर्षा अधिक होगी और जो मिट्टी है उसका कटाव या इरोजन कम होगा। तो इसका मीनिंग है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन अर्थात मिट्टी और जल संरक्षण है, उसके अंदर भी इसका एक प्रमुख योगदान है। उसके बाद में रहेगा पॉवर्टी एलिवेशन एंड द लाइवलीहुड प्रोग्राम अर्थात गरीबी उन्मूलन, गरीबी को कम करने में और मुख्यतः आजीविका के कार्यक्रम चलाने अर्थात जो पेड़ वगैरह लगाने के लिए लोगों को हायर किया जाएगा अर्थात उनको पेड़ लगाने के बदले में पैसे दिए जाएंगे। तो इसका मीनिंग है ये अपने आप में एक आजीविका कार्यक्रम के रूप में यानी लिवलीहुड प्रोग्राम के रूप में भी इसको कन्वर्ट किया गया है। अर्थात जो पेड़ लगाए जाएंगे वो सरकार या सरकारी व्यक्तियों के अलावा कुछ ऐसे व्यक्ति जिनके पास रोजगार नहीं होगा उन लोगों को जैसे नरेगा कार्यक्रम के तहत इन पेड़ों को लगा के और लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इस कार्यक्रम के ये मेन ऑब्जेक्ट हैं, एक तो ग्रोथ इन फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी, एक वाटर एंड दूसरा है इसमें सॉइल कंजर्वेशन अर्थात जल और मिट्टी का संरक्षण, और फिर रखा गया इसमें गरीबी उन्मूलन और उसी के साथ में लिवलीहुड प्रोग्राम अर्थात आजीविका के कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम की जो आपको जैसा बताया मैंने ये 2 फेज में चलाया गया था। इसका जो फर्स्ट फेज है प्रथम चरण है जो कि 2003 से 2010 तक ये 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और 2010 में 31 दिसंबर को समाप्त हुआ। लेकिन जो नेक्स्ट फेज है वो 1 जनवरी को स्टार्ट नहीं होता, वो मिड ईयर में स्टार्ट होता है 2013 के आसपास, सॉरी 2011 में मिड ईयर में स्टार्ट होता है, 13 में नहीं 2011 के अंदर। और ये मिड ईयर में स्टार्ट होगा तो ये 2018 में नहीं 2019 में समाप्त होगा। तो इसका जो टाइम पीरियड है ये भी 8 साल है अर्थात दोनों ही चरण इसके जो चलाए गए हैं चाहे सेकेंड फेज हो चाहे फर्स्ट फेज हो इसमें से ईच 8 ईयर्स, इसका टाइम पीरियड 8 ईयर्स और ये भी 8 साल का एक कार्यक्रम है। स्टार्टिंग वाले फेज में 18 जिलों को शामिल किया गया था जबकि सेकेंड फेज में ओनली 15 डिस्ट्रिक्ट को 15 जिलों को जिसमें 5 हैं डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट, सॉरी 10 है डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट और 5 हैं नॉन डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट। तो अभी जो 10 जिले शामिल हैं डेजर्ट वाले और 5 हैं नॉन डेजर्ट वाले, यानी वो जिले जहां मरुस्थल नहीं है लेकिन ये कार्यक्रम चलाया गया है। तो जो नॉन डेजर्ट वाले 5 डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसमें 2 तो राजस्थान में अरावली वाले पार्ट हैं, एक तो जयपुर और एक सिरोही वाला पार्ट, और 2 है राजस्थान के नीचे वाले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा वाले अर्थात बांसवाड़ा और डूंगरपुर,
और एक पार्ट इस साइड से लिया गया है जो कि है भीलवाड़ा। तो मुख्यतः जयपुर, सिरोही, दो नीचे वाले बांसवाड़ा, डूंगरपुर और एक भीलवाड़ा। तो मुख्यतः ये जो 5 जिले हैं ये नॉन डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट हैं जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। बाकी जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं वो अरावली के पश्चिम वाले हैं जो कि जनरली आपके नाम सुने हुए रहते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो राजस्थान के डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट 10 और बाकी इसमें नॉन डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में इन 5 को लिया गया है। तो इन 5 को याद रखिएगा। फिर इसके बाद में हरित राजस्थान एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पीरियड 2008 से, और 13 वाला जो टाइम पीरियड था उसी ड्यूरेशन में इसको 2009 में स्टार्ट किया गया और 2014 में ये समाप्त हो चुका। इसका मीनिंग ये ट्री या प्लांटेशन के लिए एक 5 साल की योजना थी। तो इसमें लिखा हुआ है दिस इज ए 5 ईयर प्लान। ये एक 5 वर्षीय योजना थी, किसके लिए? प्लांटेशन के लिए। फिर है वन धन योजना। तो वन धन योजना है वो 12 अगस्त 2015 को इसको रिलीज किया गया, जारी किया गया, और इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य बनाए गए। टू reduce the dependence on the forest for those people who live near the forest, अर्थात वे लोग जो सामान्यतः वनों के आसपास रहते हैं उन लोगों की फॉरेस्ट्री के ऊपर या वनों पे जो निर्भरता है उस निर्भरता को कम करना। तो फॉरेस्ट्री एरिया के पास पायलट प्रोजेक्ट के तहत वहां के क्षेत्रों को गैस कनेक्शन देके और वनों को कम काटने या नहीं काटने की हिदायत दी गई और कहा गया कि आप लोग वृक्षारोपण करें, उसके बदले में आपको पैसे दिए जाएंगे। तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल्स लिविंग नियर फॉरेस्ट, जंगल के आसपास रहने वाले लोगों के विकास के लिए ऐसा किया गया। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उन लोगों को वहां पे पेड़ लगाकर और मुख्यतः रोजगार उपलब्ध करने का जो अवसर है वो प्रदान किया। टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, ताकि उस एरिया में जो वाइल्ड लाइफ है उसको संरक्षित किया जा सके या वन्य जीवों की सुरक्षा या रक्षा उस क्षेत्र में की जा सके। इसके बाद में फॉरेस्ट कंजर्वेशन अवार्ड यानी वन संरक्षण संबंधित राजस्थान में कुछ ऐसे पुरस्कार हैं जो वनों के संरक्षण के लिए दिए जाते हैं, जिसमें एक प्रमुख पुरस्कार अमृता देवी विश्नोई अवार्ड के रूप में फेमस है, जिसको 1994 में स्टार्ट किया गया था। इस पुरस्कार को सामान्यतः एक तो फॉरेस्ट्री के लिए अर्थात वनों के लिए, वनों के रोपण अर्थात एफोरेस्टेशन वृक्षारोपण के लिए, वृक्षारोपण के बाद में फॉरेस्ट्री के प्रोटेक्शन या उसके कंजर्वेशन के लिए अर्थात वनों के संरक्षण के लिए, और एक इन वनों में रहने वाले जो जीव होते हैं अर्थात वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस पुरस्कार को दिए जाने के जो सेक्टर या जो क्षेत्र होते हैं वो मुख्यतः कौन से होते हैं? वृक्षारोपण, वृक्षों के रोपण पर लगे हुए वृक्षों की सुरक्षा अर्थात वन संरक्षण या वन सुरक्षा, और ये दिए जाते हैं वन्य जीवन या वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। वर्तमान में ये जो पुरस्कार है इसको 3 स्तर पे दिया जाता है, 3 लेवल पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसमें 2 जगह तो इसको इंडिविजुअल दिया गया है। इंडिविजुअल एक तो ये व्यक्तिगत दिया जाता है जो सामान्यतः फॉरेस्ट्री या वनों के लिए दिया गया है, और दूसरा जो इंडिविजुअल दिया जाता है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है, अर्थात ये वाला है ये भी इंडिविजुअल है। लेकिन ये मुख्यतः वन संरक्षण के लिए, और आगे वाला जो है ये वन्य जीवों के लिए, अर्थात ये वाला जो है ये फॉरेस्ट्री कंजर्वेशन और ये रहेगा आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये वाला रहेगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अर्थात वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। तो व्यक्ति वाले दोनों अलग अलग कर दिए गए हैं, एक तो वनों के लिए जो काम करेंगे और एक जो वन्य जीवों के लिए काम करेंगे, उन दोनों को अलग अलग दिया जाएगा। जबकि किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के तौर पे ये इंस्टीट्यूट्स को दिया जा सकता है एक या एक से अधिक, जिसमें राशि का प्रावधान 1 लाख रुपए है
जबकि जो इंडिविजुअल हैं उसमें 50,000 अर्थात 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अभी जो लेटेस्ट जारी किए गए हैं 2018 के जो पुरस्कार हैं, जो कि इंस्टीट्यूट लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर ये दिए गए 3 संस्थान को, एक आर.के. नगर चित्तौड़गढ़ में स्थित है वंडर सीमेंट, उस वंडर सीमेंट को दिया गया है। जबकि दूसरा दिया गया है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी, जो वन्य जीवों के संरक्षण और उनके प्रबंधन संबंधी जो काम करती है, जो उदयपुर में स्थित है पाटिया के अंदर। तो पाटिया उदयपुर में स्थित है उस संस्थान को, और एक मानव उत्थान सेवा समिति जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है तलवाड़ा के अंदर, उसको मिलता है। 2018 के अंदर व्यक्तिगत स्तर पे दिया गया था ओम सिंह राजावत को, जबकि इंडिविजुअल में वाइल्ड लाइफ संरक्षण के लिए दिया गया था ये सतनाम को। तो व्यक्तिगत जो पुरस्कार हैं ये एक तो वृक्षारोपण के लिए ओम सिंह राजावत को, और एक वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सतनाम सिंह जी को दिया गया है। तो 2018 के अभी तक रिलीज किए गए हैं, अर्थात जारी किए गए 2019 और 20 वाले आने वाले टाइम में हो सकता है आपके करंट में कहीं ना कहीं ये आपको अवेलेबल हो जाए। तो अगर ये डेटा आपको अवेलेबल होता है 2019 वाला, तो ये इस वाले को यहाँ से अपडेट कर लेना आप। लेकिन अभी तक एट प्रेजेंट तक इसमें जो लेटेस्ट डेटा है वो यही है 2018 वाले। इसके बाद में दूसरा है वानिकी पंडित पुरस्कार, गिवन टू इंस्टीट्यूट पर्सन रिलेटेड टू एफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट, ये या फॉरेस्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। सामान्यतः ये जो पुरस्कार है जिसको हम वानिकी पंडित पुरस्कार कहते हैं, ये उन्हीं व्यक्ति और उन्हीं संस्थाओं को दिया जाता है जो कि मुख्यतः गवर्नमेंट से रिलेवेंट होती हैं, या वनों के जो अधिकारी और जो कर्मचारी हैं केवल उन्हीं के लिए, उन्हीं से संबंधित पुरस्कार है। तो वृक्षारोपण और वन विकास से संबंधित संस्थान या व्यक्ति को दिया जाता है। नेक्स्ट है इंदिरा प्रियदर्शिनी, या जिसको वृक्ष मित्र पुरस्कार भी हम कहते हैं। तो इंदिरा प्रियदर्शिनी और वृक्ष मित्र पुरस्कार, इस पुरस्कार को सामान्यतः इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट लेवल, जैसे कि अपने राजस्थान के अंदर अमृता देवी पुरस्कार है जो इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन को भी और इंडिविजुअल भी दिया जाता है। तो उसी तरीके से इंदिरा गांधी वाला पुरस्कार है, ये इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट लेवल के ऊपर जारी किया जाता है, जिसको मुख्यतः एक तो अपनी वृक्षारोपण के लिए जो काम करता है, और दूसरा जो पड़ती भूमि होती है या जो परती भूमि यानी जो छोड़ी गई जमीन है उनके ऊपर फॉरेस्टेशन का जो काम करता है, उन व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें जो पुरस्कार की राशि है वो 2.5 लाख रुपए है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देय होती है। अर्थात ये स्टेट का पुरस्कार नहीं होकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पुरस्कार में काउंट होता है। नेक्स्ट है राजीव गांधी एनवायरमेंट कंजर्वेशन पुरस्कार या अवार्ड, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। यह पुरस्कार 2012 से स्टार्ट हुआ और इसको पर्यावरण दिवस के ऊपर दिया जाता है, अर्थात 5 जून को। और इसको भी अभी वर्तमान में 3 लेवल अर्थात 3 स्तर पर कर दिया है। इसमें किसी एक इंस्टीट्यूट को मिलेगा जहां 5 लाख रुपए के साथ सिल्वर लोटस अर्थात चांदी का कमल भेंट किया जाएगा। तो 5 लाख रुपए की राशि के साथ है चांदी का कमल। इसके बाद में इसको अर्बन जो बॉडीज होती है अर्थात जो नगर निकाय होते हैं, उनमें जो नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद है, उसमें किसी को भी दिया जा सकता है। राशि का प्रावधान इसमें मेंशन नहीं है अभी तक। और इंडिविजुअल या व्यक्तिगत को राशि दी जाएगी 2 लाख रुपए, और लोटस अर्थात जो कमल का चांदी का फूल होता है वो भेंट किया जाएगा सिल्वर लोटस। तो 2 लाख रुपए और सिल्वर लोटस, ऊपर वाले में 5 लाख और सिल्वर लोटस। इसके बाद में आता है कैलाश सांखला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड अर्थात कैलाश सांखला वन्य जीव पुरस्कार। इसमें मुख्यतः जो अमाउंट या राशि जो होती है यह 50,000 दी जाती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, अर्थात वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया जाता है। यह भी अपने स्टेट लेवल का पुरस्कार है। कैलाश सांखला, वैसे कैलाश सांखला जी और अमृता देवी जी का संबंध है मुख्यतः राजस्थान से रहा हुआ है, जोधपुर से। तो इन दोनों के जो पुरस्कार हैं इन्हीं के नाम से जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं।
जबकि राजीव गांधी और इससे पहले एक करवाया था मैंने आपको इंदिरा प्रियदर्शनी, तो ये राजीव गांधी, इंदिरा प्रियदर्शनी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम रहे हुए हैं, अर्थात अपने प्रधानमंत्रियों के नाम रहे हुए हैं। तो ये मुख्यतः केंद्र सरकार के अवार्ड होते हैं, जो इंदिरा जी के नाम से और जो राजीव गांधी जी के नाम से है। इसके बाद में है वन पालक पुरस्कार। तो वन पालक पुरस्कार है, ये पुरस्कार मुख्यतः जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या जो फॉरेस्टर में काम करते हैं, केवल उन्हीं वर्कर्स को ही ये पुरस्कार दिया जाता है, वन पालक पुरस्कार। फिर है एक्ट रिलेटेड टू फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो मुख्यतः फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट है जो आपको याद होने चाहिए, जैसे वाइल्ड लाइफ या वन्य जीवों को मारने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अर्थात कोई मारे तो उनको सजा देने के लिए इस प्रकार का एक्ट बना रखा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो इसको नाम दिया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कि वन्य जीवों का अगर कोई शिकार करता है तो उस व्यक्ति पे कार्रवाई किस एक्ट के तहत होगी, 1972। लेकिन हमारे यहाँ राजपूताना में राजाओं के द्वारा और पहले रियासती काल में बलशाली पशुओं को मारना अपने श्रेष्ठ व्यक्तित्व का पहचान हुआ करता था। तो इसका मीनिंग है, राजा जो हुआ करते थे वो पड़ोसी राजाओं को आमंत्रित करते थे कि आइए हम आखेट खेलते हैं, अर्थात हंटिंग या शिकार, कौन सा राजा अधिक बलशाली पशु को मार के जंगल से लाता है। तो उस समय सामान्यतः जो शेर यानी लॉइन और हमारे जो टाइगर्स हैं उनका शिकार अधिक हुआ, इस कारण उनकी संख्या में तेजी से कमी आई, और तेजी से कमी आने के कारण टाइगर्स के लिए अलग से 1972 में अलग से प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 1973 के नाम से। फिर 74 को स्किप करके 75 में क्रोकोडाइल या मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम। तो 72, 73, 74 को स्किप करके 75। तो स्टार्टिंग वाले में तो है वाइल्ड लाइफ या वन्य जीव संरक्षण, 73 में टाइगर्स के लिए, 75 में क्रोकोडाइल्स के लिए। फिर है 1980 के अंदर अगर किसी पेड़ को काटते हो तो उसके लिए एक्ट बना रहेगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, अर्थात वन संरक्षण अधिनियम 1980। और वनों को काटने पर नुकसान किसको होता है, पर्यावरण को, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और उसके 6 साल बाद में हाथी संरक्षण अधिनियम 1992। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 और हाथी संरक्षण अधिनियम 1992। तो ये 3 प्रमुख एक्ट हैं जिनको आप 6 साल के गैप से याद रखें। पहले फॉरेस्ट्री के लिए है, फिर एनवायरनमेंट के लिए 1992 एलिफेंट के लिए, तो 80, 86 और 92। और इससे पहले जो 3 है वो कंटिन्यूस हैं, लगभग 72, 73, 4 की बजाय 75, 72 वन्य जीव, 72 वन्य जीव, 73 टाइगर्स या बाघों के प्रोटेक्शन के लिए और 75 क्रोकोडाइल्स के लिए। इसके बाद में सन 2000 बाद के जो एक्ट हैं जिसके अंदर आता है एक तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट अर्थात 2002 वाला एक्ट, फिर आता है डॉल्फिन कंजर्वेशन एक्ट अर्थात डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम। तो इनको कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन एक्ट के रूप में अपन जनरली जानते हैं। तो जनरली शब्द प्रोटेक्शन शब्द ज्यादा यूज किया जाता है इसमें। तो ये सभी एक्ट या जो अधिनियम है ये आपको याद होने चाहिए। राजस्थान में गोडावन को बचाने के लिए गोडावन प्रोटेक्शन एक्ट 2014, और इसी समय राजस्थान का एक नया राज्य पशु जो घोषित किया गया कैमल या ऊंट। तो ऊंट के लिए भी हमारे यहाँ जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो 2014 को लागू किया गया है, 2014 को लागू किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट हैं या यूं कह सकते हैं प्रोटेक्शन एक्ट है। तो इसमें एक तो है कैमल प्रोटेक्शन एक्ट ऊंट संरक्षण अधिनियम 2014 और दूसरा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2014। इसके बाद में जो डॉल्फिन है उस डॉल्फिन से रिलेवेंट एक स्टेटमेंट है, डॉल्फिन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल एक्वाटिक एनिमल। डॉल्फिन को लगभग 2010 के आसपास से हमारे देश के अंदर एक जलीय जीव के रूप में इसको घोषित किया गया, जो कि अपने गंगेटिक डॉल्फिन के नाम से फेमस है, गांगेय सूस के नाम से यह प्रसिद्ध है। तो इसमें जलीय जीव घोषित किया गया वो मुख्यतः डॉल्फिन की कौन सी प्रजाति है, वो गंगेटिक डॉल्फिन है अर्थात गांगेय सूस।
फिर है राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। तो राजस्थान स्टेट में जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उसका गठन, जयता बोर्ड का गठन है वो 14 सितंबर 2010 में किया गया। इसके बाद में प्रमुख वन और पर्यावरण दिवस हैं, तो अपने को वो कंटिन्यू जनवरी से स्टार्ट करने हैं। तो जनवरी में जो मकर संक्रांति होता है उसके बाद से और बची हुई जनवरी है उसे एनिमल फोर्टनाइट अर्थात जीव जंतु पखवाड़ा के नाम से जानते हैं। उसके बाद फेब को स्किप करके मार्च, अप्रैल और मई, जिनमें तीनों में सेम डेट ली गई है, और इनको आप याद इस तरीके से करेंगे जैसे ये अपनी अर्थ या पृथ्वी है जिसके अंदर की ओर क्या होता है, जल। तो अंदर की ओर हम स्टार्ट करेंगे 22 मार्च को, फिर पृथ्वी के ऊपर आएंगे अपन 22 अप्रैल को, और पृथ्वी के ऊपर हम देखेंगे जैव विविधता 22 मई को। तो इन जो इंपॉर्टेंट डेज हैं इनको पृथ्वी के नीचे से और बाहर की ओर निकालना है, जिसमें 22 मार्च जल, पृथ्वी पे 22 अप्रैल और पृथ्वी के ऊपर बायोडाइवर्सिटी 22 मई। तो ये है वाटर डे, अर्थ डे एंड बायोडाइवर्सिटी डे। उसके बाद में 5 जून जो लगभग सभी स्टूडेंट्स को ध्यान है, ये हमारे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे के रूप में अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में एक सम्मेलन हुआ था वैश्विक स्तर पे सबसे पहली बार स्वीडन के अंदर। जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसका आयोजन किया गया था 5 जून को, जो कि पहली बार वैश्विक स्तर पे पर्यावरण की चर्चा हुई थी, और इसी दिवस को बाद में यादगार बनाने के लिए इस 5 जून को इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे के रूप में घोषित कर दिया गया। फिर जून के बाद में नेक्स्ट मंथ आता है जुलाई, जिस समय बारिश अधिक होती है, तो स्टार्टिंग के 1 से लेकर 7 दिन तक इसको मनाया जाने लग गया वन महोत्सव एंड फॉरेस्ट वीक के रूप में, अर्थात वन सप्ताह के रूप में, क्योंकि इस समय फॉरेस्ट्री की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, वनों के लगने की सर्वाधिक संभावना होती है। इसके बाद में आता है 16 सितंबर, जिसको ओजोन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं अपन। और जब मानसून चला जाता है सितंबर में, तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, तो मानसून के दौरान जो फॉरेस्ट्री अपनी तैयार हुई थी उसमें बाद में वाइल्ड लाइफ एक आता है अपने, अर्थात वन्य जीव आते हैं। तो 1 से 7 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड होता है इसे अपन वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में अर्थात वन्य जीव सप्ताह के रूप में इसको मनाया जाता है। अब जो ये इंपॉर्टेंट डे आपको मैंने बताए हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डे जिनके थीम 2019 वाली चेंज करके 2020 वाली हैं। तो 2020 में कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं जिनकी थीम क्या क्या रखी गई है। तो थीम एक तो 22 मार्च अर्थात जो इंटरनेशनल वाटर डे है उसकी रखी है इस बार वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, जबकि अप्रैल वाला है उसकी थीम रखी है क्लाइमेट एक्शन। यहाँ से इसी शब्द को वापस चेंज रिपीट करेंगे, क्लाइमेट एक्शन। फिर 22 मई जिसकी जो थीम रखी गई है अवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, अर्थात हमारी समस्याओं के जो समाधान है वो प्रकृति के अंदर है। आजकल इन थीम को एग्जाम में अधिक पूछा जाता है, जो डे हैं वो डे नहीं पूछे जाते, सामान्यतः कम पूछे जाते हैं। जैसे पृथ्वी दिवस किस दिन होता है, तो ये 22 अप्रैल को जल दिवस पृथ्वी के अंदर है, तो 22 मार्च वाला है। तो इनका जो थीम है वो आप याद रखिएगा। 5 जून इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे की जो थीम है वो रखी है टाइम फॉर नेचर, अर्थात प्रकृति के लिए समय। और जो एक इम्पोर्टेंट और बचा इसमें 16 सितंबर जो ओजोन डे के रूप में ओजोन फॉर लाइफ, और आगे रखा है इसमें 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। तो ओजोन लेयर के बारे में, उस जो ओजोन लेयर है उसकी लाइफ और उसके जो 35 ईयर्स में उसके संरक्षण वगैरह के लिए जो प्रयास हैं गवर्नमेंट के वो क्या हैं, उनके बारे में अध्ययन करना। यानी 1987 में एक कनाडा के अंदर सम्मेलन हुआ था जो मॉन्ट्रियल सम्मेलन के नाम से फेमस है। तो उससे लेके और जो अगला 2022 आने वाला है तब तक इसमें 35 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमने ओजोन की लाइफ और उसको बचाने के लिए या उसके संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए हैं। इसके बाद में वनों से संबंधित राजस्थान में 2 प्रमुख इंस्टीट्यूट हैं, जिसके अंदर एक आता है काजरी जो कि 1952 और दूसरा इसमें ईयर मेंशन होता है 1959।
तो ये 2 साल इसमें मेंशन किए रहते हैं, जिसमें सामान्यतः आंसर आपका 19 एक एरिड इंस्टीट्यूट के रूप में ये स्थापित हुआ था 1952, लेकिन बाद में काजरी के नाम से ये कब आया 1959। तो जनरली अपने एग्जाम में अगर दोनों ही ऑप्शन हो तो 1952 वाला जनरली अपने कम पढ़ने में आता है, तो इसमें आंसर 1952 को अपने को मानना है, तो ये ध्यान रखिएगा आप इसमें। इसके बाद में दूसरा आता है आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये वाली जो संस्थान है ये भी जोधपुर में स्थित है। तो आफरी और काजरी है और राजस्थान में दोनों जोधपुर में स्थित हैं। इनका जो रिसर्च है ये मुख्यतः एरिड फॉरेस्ट्री के ऊपर रिसर्च करते हैं, और इसका टाइम पीरियड आप याद रखिएगा, इसमें टाइम पीरियड कई जगह 1988 दिया हुआ है, तो इसका जो इस्टेब्लिश्ड ईयर है ये याद रखिए 1988। फिर है राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क। तो राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क है ये कई जगह हैं, और सामान्यतः इनको स्थापित किया गया है उन एरियाज में जहां अपने जू या जंतुआलय स्थित हैं। तो राजस्थान के अंदर जो अपनी 7 डिवीजन है, 7 संभाग हैं, उनमें से एक तो जयपुर के अंदर, नाहरगढ़ के अंदर, एक जो कोटा वाला पार्ट है वहां पे अभेड़ा के अंदर, उदयपुर में एक इंपॉर्टेंट हिल्स एरिया आता है सजनगढ़, और जोधपुर में माचिया सफारी, और ऊपर वाला जो डिवीजन हेडक्वार्टर है बीकानेर, इस वाले एरिया में मरुधरा के नाम से इनको बीचवाल के अंदर। तो राजस्थान के इन 5 डिवीजन या इन 5 संभागों के अंदर अपने बायोलॉजिकल पार्क बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है सजनगढ़, सेकंड है माचिया सफारी, और थर्ड है नाहरगढ़ जयपुर वाला। तो इसमें जो सजनगढ़ है फर्स्ट, माचिया सफारी, नाहरगढ़ सेकंड एंड थर्ड, बाद में अभेड़ा और मरुधरा। मरुधरा का अभी वर्तमान में काम चल रहा है, जबकि अभी तक इसमें 4 ये हो चुके हैं, और 5वां अपना बीचवाल मरुधरा वाला। तो राजस्थान में जो बायोलॉजिकल पार्क हैं कितने हैं? 5। अपने जहां जहां जंतु वाले जू बने हुए हैं वहीं पे ये स्थित है। फिर है कुछ प्रपोज्ड पार्क और कुछ राजस्थान में बन चुके पार्क, वो कौन कौन से हैं? तो नेचर पार्क, प्रकृति पार्क जो राजस्थान में चूरू में बन चुका है, और सीकर फतेहपुर में ये प्रपोजल है अभी। राजस्थान के अंदर कैक्टस पार्क जो कि कुलधरा जैसलमेर, क्योंकि कैक्टस के लिए अनुकूल जलवायु है, पश्चिमी राजस्थान में है। उसके अलावा बटरफ्लाई वैली जो कि अपने जयपुर में स्थित है, जो कुलिस स्मृति वन है उस एरिया में ये बना हुआ है। इसे बटरफ्लाई वैली कहा जाता है। जो फूलों वाले पौधे होते हैं जिसको कहा जाता है बोगनवेलिया थीम पार्क। तो बोगनवेलिया की थीम के ऊपर बने हुए पार्क हैं, एक तो जयपुर में और एक उदयपुर में, अर्थात पिंक सिटी में और एक लेक सिटी के अंदर। और बायोडाइवर्सिटी पार्क है ये गमधर उदयपुर में स्थित है। और राजस्थान के अंदर मैंकी वैली ऑफ राजस्थान के रूप में, जैसे जयपुर वाला जो एरिया है उसको जानते हैं अपन, ये आप याद रखिएगा। मैंकी वैली जनरली पूछ लिया जाता है, तो ये कहा जाता है गलताजी जयपुर वाला है उसको मैंकी वैली के रूप में जाना जाता है। तो मैंकी वैली कहाँ है? तो इसका आंसर रहेगा जयपुर। गलताजी वाला जो एरिया वो मैंकी वैली के रूप में, अर्थात बंदरों की घाटी के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसी के साथ अपना जो टॉपिक था फॉरेस्ट्री या वेजिटेशन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें अपने न्यू डेटा के साथ फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट्री के लिए जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो, फॉरेस्ट से रिलेवेंट इंपॉर्टेंट जो डे या जो एक्ट बने हैं वो, और जो लास्ट में कुछ ऐसे पार्क जो फॉरेस्ट्री को बढ़ाने के लिए बनाए जा रहे हैं, उन पार्क में कुछ प्रपोजल हैं और कुछ बन चुके हैं। तो उन पार्क की कुछ जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ होंगे। थैंक यू।